सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की डेफिनेशन हमने अगले चैप्टर में बता रखी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मौलिक अधिकार में अंतर क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आगे काम करेंगे और राज्य सरकार उन पे काम करेगी। और जो हमारे मौलिक अधिकार थे उनको सुप्रीम कोर्ट अंडरटेक करती थी, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सारे काम होते थे। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात आती है। सभी छात्र अभी अब लिखना बंद कर दें और हमारे लेक्चर पे ध्यान दें, जिससे आपको लिखने से ज़्यादा फायदा आपको सुनने में होगा। तो ये है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चैप्टर। आज हम समझेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जिन पर राज्य काम करेगी आने वाले कल में, उन्हें कहते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं मौलिक अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने में सहायक हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब पहले आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 जो है ना, राज्य की परिभाषा को व्यक्त करता है। अब राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य जैसे भारत एक देश है, उसमें स्थित सभी राज्य हैं। अब उस राज्य में क्या होना है, क्या गतिविधियां लागू करनी है, राज्य लागू करेगा, राज्य सोचेगा, उस पर राज्य के अधीन पूरा विचार विमर्श होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे समाजवादी की सरकार में 500 रुपये हर व्यक्ति को वेतन भत्ता के रूप में मिलता था। अब उसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि योगी सरकार आ गई। अब योगी सरकार ने क्या किया कि किसान पेंशन योजना मोदी सरकार द्वारा लागू की, हर स्टेट में लागू कर दी गई। तो 2000 रुपये किसान भत्ता मिलता है लोगों को। अभी क्या हुआ, हालांकि योगी सरकार ने कुछ लैपटॉप और टेबलेट बांटे, अगले साल उन्होंने लैपटॉप बांटे थे, और योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में टेबलेट व मोबाइल वितरण किए। अब कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे और योगी जी ने मोबाइल टेबलेट क्यों बांटे, उनको भी लैपटॉप बांटना था। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं थ्योरी को, राज्य के नीति निर्देशक की थ्योरी क्या है। अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते, और यहाँ पर कोर्ट भी नहीं जा सकते आप। अभी आगे हम बताएंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब ये भी नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये हमें सब अधिकार प्राप्त है। यहाँ कोई अधिकार की बात नहीं करता। यहाँ पर राज्य देगा और राज्य अपनी स्थिति कंडीशन देख के ले भी सकता है मित्रों। तो हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 के बारे में। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। कोई भी राज्य जिस स्थिति में गुजर रहा है उस राज्य की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उन पर क्या विचार करेगी, क्या लागू करेगी। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आए कहाँ से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है मित्रों वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए, और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से उठाया। अब स्पेन ने कहाँ से लिया, आप पूरे गूगल पे खोजते रहेंगे लेकिन नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि स्पेन ने लिया नहीं, स्पेन ने खुद राज्य के नीति निर्देशक तत्व का निर्माण किया था स्वयं। तो हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 36 पे। अनुच्छेद 36 राज्य का नीति निर्देशक तत्व राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। आप सब लोग नोट करना बंद कर दें, लेक्चर पे ध्यान दें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है मित्रों वो राज्य की परिभाषा को व्यक्त करते हैं। राज्य की परिभाषा क्या है? हर कोई व्यक्ति को जिस हिसाब से जरूरत होगी उस हिसाब से राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसको व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराएगा। जैसे हम आपको बता दें, जो अनुच्छेद 19 पढ़ा था, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर बोलने की स्वतंत्रता थी, बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त थी, और आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन वहां पे सभा का कोई वही नहीं था, सभा विस्तार था ही नहीं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ने व्याख्या की कि जब सरकार इतना भ्रष्टाचार करेगी तब जनता क्या करेगी। तब उसने एक अधिकार दिया सभा बनाने का, जिसे सभा बनेगी और सरकार उस पर काम की, और एक अधिकार जोड़ दिया अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत सभा बनाने की स्वतंत्रता। उसके नीचे जोड़ा कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, उसके नीचे जोड़ा निवास करने की स्वतंत्रता, उसके नीचे जोड़ दिया रोजगार की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल जोड़े। जब हमारे पास संसाधन बड़े, लोग आवागमन करने लग गए, फैक्ट्रियां हो गई, लोग काम करने जाने लग गए, तब ये आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जोड़े गए। आजाद भारत के समय ये आर्टिकल जोड़ देते, उस समय ना फैक्ट्री थी ना लोग आते जाते थे, तो उस समय इनका कोई फायदा नहीं था। इसीलिए भाग 4 को बनाया गया नीति निर्देशक तत्व के नाम से।
राज्य जब देश विस्तार करेगा तो राज्य विस्तार करेगा, राज्य विस्तार करेगा तो लोग आएंगे जाएंगे, उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। उनकी आवश्यकताओं को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संविधान में एक समावेश किया गया अथवा आयोजन किया गया। तो उसे आयरलैंड के संविधान से उठाकर भाग 4 में रख दिया गया। अब राज्य की परिभाषा में तो यही है। अगला क्या कहता है, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, न्यायालय में परावर्तनीय नहीं है। जैसे आप कोई केस करते हो कि ये अधिकार हमें था, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मिश्रा सर पढ़ाए थे और मुझे अनुच्छेद 32 का उपयोग करके ये अधिकार लेना ही लेना है। जैसे अभी कोरोना महामारी का समय था, उस समय क्या था कि सभी को फ्री राशन की व्यवस्था की गई। वो कौन किया, राज्य की परिभाषा में बताया आपको ना। तो अनुच्छेद 37 के अंतर्गत वो सारी व्यवस्थाएं की गई और अनुच्छेद 36-37 एक मिक्सअप है। अनुच्छेद 36 में व्यवस्थाएं की जाती हैं राज्य के लिए। जैसे कोविड महामारी थी, आने जाने की सब लॉकडाउन लगा हुआ था, राशन पानी गल्ला सब बहुत मंदी थी, पैसा नहीं था, बेरोजगारी बहुत थी मित्रों। उस समय अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य में फ्री राशन की व्यवस्था की गई, सबको फ्री राशन मिला, 2-3 महीने मिला। तो ये क्या हो गया, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, राज्य की व्यवस्था। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत सबको राशन मिला। अब आप कहेंगे कि अब राशन क्यों नहीं मिला, क्योंकि तो लॉकडाउन खत्म हो गया है और ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आने वाले समय की व्याख्या करता है ये। तो अनुच्छेद, अब आप कहेंगे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हमें अभी भी राशन पानी गल्ला बिल्कुल मुफ्त चाहिए। तो मित्रों ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अनुच्छेद 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 कह रहा है या न्यायालय में परावर्तनीय या वाद नहीं है, नहीं है ना। परावर्तनीय मतलब यहाँ जो हमारा केस है, राशन पानी फ्री गल्ला राशन का जो मिलता था, वो अब न्यायालय में जाकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यही कहते हैं, क्योंकि यह राज्य सरकार के अंडर में है, सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के अंडर में है ही नहीं मित्रों। तो अनुच्छेद 37 से पूछा जाए परीक्षा में अनुच्छेद 37 क्या कहता है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसमें जो राज्य देगी वो वापस कभी भी ले सकती है। अनुच्छेद 37 ये कहता है यह न्यायालय में मुकदमा नहीं जाएगा, ना रजिस्टर किया जाएगा, है ना। कोई भी संविधान उठा के देख लो, यही दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं, यह न्यायालय में वाद भी नहीं है। आप इस पे न्यायालय जाके अनुच्छेद 32 का उपयोग करके कुछ भी नहीं कर सकते। अब आगे बात आती है अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 36 हमसे राज्य की परिभाषा बताता है, जैसे आपको अभी डेफिनेशन के तौर पर हमने बताई। अनुच्छेद 37 कहता है न्यायालय में परावर्तन, तो न्यायालय में इसका कोई समावेश नहीं, न्यायालय से कोई मतलब नहीं है, न्यायालय में मुकदमा नहीं कर सकते, ना आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य सरकार निर्धारित करेगी क्या देना है क्या लेना है, ये सब। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृत्ति। लोक कल्याण की अभिवृत्ति मतलब लोक कल्याण में क्या आपको चाहिए, क्या आपको न्याय दिए गए हैं। लोक कल्याण अनुच्छेद 37 लोक कल्याण की अभिवृत्ति के अंतर्गत क्या आपको अधिकार दिए गए हैं। अब आप बता दें, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिए गए हैं। लोक कल्याण की अभिवृत्ति के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिए गए हैं आपको। अभी आपने पढ़ा था कुछ पिछले चैप्टर में, डिफिनेशन पूरी बताई थी। अभी यहाँ पे अनुच्छेद 38 के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक न्याय मतलब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, है ना। और आर्थिक न्याय सबको आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। और जब राजनीतिक न्याय, अब हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपनी एक पार्टी बना देंगे, हम कोई अमन मिश्रा युवा शक्ति संगठन पार्टी बना देंगे, तो हम चुनाव लड़ सकते हैं छात्रों के लिए, छात्रों की सेवाओं के लिए। तो यहाँ पर ये सारे अधिकार अनुच्छेद 38 के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के दिए गए हैं। इनमें और डेवलप किया जाएगा, ये डेवलप करके मौलिक अधिकार में भी जोड़े जाएंगे। मौलिक अधिकार में हमने पढ़ा था कि हर चैप्टर का अनुच्छेद 22 के 3 भाग हैं, ये सब अधिकार यहीं से बने और वहाँ शिफ्ट कर दिए गए। तो यहाँ मतलब यहाँ पर तुम्हारे लिए व्यवस्था तैयार की जाएगी और उससे उचित समय आने पर मौलिक अधिकार में जोड़ दिया जाएगा। अनुच्छेद 38 यही कहता है। अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सभी को दिया जाए। अब ये सब आया कहाँ से, हमारे संविधान की प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी। संविधान की प्रस्तावना क्या थी मित्रों, संविधान की प्रस्तावना थी, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य तथा आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय 26 नवंबर 1949 को
हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना के रूप में जनता को समर्पित करते हैं, है ना। तो ये एक प्रस्तावना दी गई थी आपके अधिकारों की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 क्लियर हो गया मित्रों, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिए गए हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39 क्या है? स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनको सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा। मतलब स्त्री जो काम करेगी वो काम पुरुष भी करेंगे, उनको समान वेतन दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 39 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। स्त्री हो या पुरुष हो, उसको समान कार्य के समान वेतन दिया जाएगा। इसका मतलब है मित्रों, जब हम देखो अधिक ने जो पुरुष भी वही काम करते हैं, स्त्री भी वही काम करते हैं। पुरुष का क्या रहता है, पुरुष को अधिकतर जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं उनको महिलाओं को रखा जाता है। उसका कारण है मित्रों, जो पुरुष होते हैं वो घूसखोरी भ्रष्टाचारी करने लगते हैं। जैसे हम न्यायालय गए और हमारा कोई काम नहीं हो रहा, पुरुष को तो हम बोल देंगे चलो भैया उधर चलो साइड में चलते हैं। अब स्त्री को तुम कैसे बोलोगे, अब वहाँ महिला कर्मचारी है उसको तो ऐसे बोलोगे नहीं कि आओ उधर चलो, दो कान में जरा पेट लगा दी फालतू में। इसीलिए कहा गया कि हर जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं वहाँ पर स्त्रियों की ज्यादा मान्यता है। वो तो साइड में जाएगी नहीं, ना आपसे वेतन ना आपसे घूस लेगी। तो मित्रों कहा गया है स्त्री हो या पुरुष हो समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ आ गया अनुच्छेद 39 का। अब अनुच्छेद 39 का आ गया जहाँ पर खंड लग गए, किसी अनुच्छेद में जहाँ पे खंड लग गए वो आ गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, क्योंकि वो उसके बाद बनाए गए। और किसके अंतर्गत बनाए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बनाए गए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 39 का लग गया था, मतलब फिर से बाद में बनाया गया, बाद में बना, पहले नहीं बना था, बाद में बनाया गया। तो यहाँ पर समान विधिक सहायता, मतलब सामाजिक न्याय और विधिक सहायता, है ना, है ना। तो सामाजिक न्याय और सामान्य न्याय और सामाजिक विधिक न्याय। तो यहाँ पर मित्रों सामान्य, सबके सामान्य अधिकार होंगे और सबको उन्हीं अधिकार पे संविधान द्वारा विस्थापित न्याय दिया जाएगा। हाँ, तो अनुच्छेद 39 का जहाँ आ गया ना, वहां पर बताएंगे सामान्य न्याय और विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत किया गया। अब क्या था कि सब स्त्री पुरुष में भेदभाव होने लग गया, तो वहाँ समान वेतन मिलना बंद हो गया। तो मित्रों यहाँ पर सबके लिए एक समान न्याय और संविधान द्वारा स्थापित एक विधि के रूप में सबको सामान्य न्याय और सहायता का प्रावधान किया गया। जैसे अभी बता दें कि एक एग्जाम्पल बताया था, कोरोना काल में क्या हुआ था। सबको राशन मिला, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत का निवासी होना चाहिए मित्रों। तो अनुच्छेद 39 का यही कहता है कि सबको समान सहायता और समान विधि द्वारा स्थापित सामान्य अधिकार और न्याय सबको मिलना चाहिए। अब आ जाओ अनुच्छेद 40 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 40 मित्रों क्या है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत की स्थापना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी वेस अम्बेडकर। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हर एक गांव को ग्राम पंचायत की आवश्यकता थी। तो वहाँ पे गांधी जी ने ये अनुच्छेद 40 की स्थापना की थी। गांधी जी ने कहा कि हर एक ग्राम को एक ग्राम पंचायत की आवश्यकता होगी, जिससे सरकार द्वारा जो वहाँ की काम काज के लिए जो पैसा जाएगा वो ग्राम पंचायत के पास जाएगा। अम्बेडकर जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि अम्बेडकर जी का मत यह था कि जो ग्राम पंचायत के पास जाएगा तो मुखिया बीडीसी सारा पैसा खा लेंगे और 30% जाके गांव की जनता के कार्य के लिए पहुंचेगा। तब मित्रों क्या हुआ कि यहाँ पर बड़ी वाद विवाद खड़ी हो गई। गांधी व अम्बेडकर ग्राम पंचायत के गठन में बड़ा वाद विवाद हो गया। वाद विवाद में क्या हुआ कि गांधी जी अपनी बात पे थे ग्राम पंचायत आवश्यक है, और अम्बेडकर जी कहते हैं ग्राम पंचायत आवश्यक नहीं है। ग्राम पंचायत बनाया गया तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ाना ये तो भ्रष्टाचार क्यों बढ़े? अम्बेडकर जी का भी मत सही था, गांधी जी का भी मत सही था, लेकिन ग्राम पंचायत नहीं आते तो डायरेक्ट पैसा पहुंचता नहीं और ना होता विकास ना होता डेवलपमेंट। अब मित्रों गांधी जी ने बिल्कुल, गांधी जी अकेला आदमी थे, पूरा भारत देश आज़ाद करा दिया, वैसे ही नहीं आज़ाद कर दी। गांधी जी ने बहुत परिश्रम किया। तो गांधी जी की का कहना था ग्राम पंचायत बनना ही चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत बनेगा तभी वहाँ का विकास होगा, पैसा जाएगा और लोग आगे बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत बना तो मतलब ग्राम पंचायत की बहुत ही योजनाएं भी आई,
जैसे नरेगा योजना, ये सब योजना लागू हुई है ना, तो ग्राम पंचायत में भले ही पैसा खाते हैं लोग, वो बात अलग है, उस पर रोकथाम लगाया जा सकता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इस पर बात करते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। तो नीति निर्देशक तत्व यही कहा गया है कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। तो ये ग्राम पंचायत का गठन मित्रों बड़ा मुश्किल हो गया, बात विवेचना हो गई। तब मित्रों क्या हुआ कि इसे एक सलाह ली गई, सलाह देने के लिए आए माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए और गांधी जी, अम्बेडकर जी ने बात बताई कि ग्राम पंचायत का गठन गांधी जी कहते हैं होना जरूरी है, अम्बेडकर जी कहते हैं बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने सलाह क्या दी मित्रों, पता है आपको? तब राजेंद्र प्रसाद जी ने सलाह दी कि ग्राम पंचायत का गठन होना तो जरूरी है, लेकिन अभी जरूरी नहीं है, संविधान लागू होने दो, इसको भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रख दो। जिसको जरूरत होगी वो लागू करेगा, जिसको जरूरत नहीं होगी वो नहीं लागू करेगा। इसीलिए कहा गया है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व वो हैं आवश्यकता अनुसार लागू किए जाएंगे। तो भाग 4 के अंतर्गत डाल दिया, अनुच्छेद 40 में आ गया, तो ग्राम पंचायत का गठन नीति निर्देशक तत्व भाग 40 में रख दिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने बढ़िया सलाह दी कि जिसको जरूरत होगी वो चालू करेगा, जिसको जरूरत होगी नहीं चालू करेगा। अब मित्रों बात आती है अनुच्छेद 40 तो हमारा ग्राम पंचायत का गठन हो गया, और गांधी अम्बेडकर जी के सुलह को राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। अनुच्छेद 40 को नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रख दिया। अब क्या हुआ कि जब सब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले ग्राम पंचायत का जो गठन था, हमारा ग्राम पंचायत कहाँ बनी? सबसे पहले राजस्थान ने ग्राम पंचायत को अपनाया। और कब अपनाया मित्रों? तो 2 अक्टूबर को अपनाया, क्योंकि ये राज्य ग्राम पंचायत का गठन जो था गांधी जी ने सोचा था। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के कथनों के अनुसार राजस्थान राज्य ने ग्राम पंचायत को अपना लिया मित्रों। तो अब हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 36 से 40 तक, यह टॉपिक क्लियर हो गया हो तो मित्रों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम अगला जो 41 से 51 है वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लगा और कुछ ना समझ में आया तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह हर परीक्षा में पूछा जाता है मित्रों, एक बार इसे पढ़ें और लोगों तक पहुँचाएं जिससे वह लोग सारे पढ़ सकें।